भारत की राजनीति में हर निर्णय एक नई कहानी लिखता है और जब बात हो बीजेपी जैसे संगठन की तो हर हलचल दूर तक असर डालती है। इस बार हलचल की वजह बने हैं तीन नाम, नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और संजय जोशी। इन तीनों के बीच जो समीकरण बन रहा है वो भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एक ऐसा बदलाव जिससे अमित शाह की ताकत पर भी असर पड़ सकता है। अध्याय 1, नागपुर की वो मुलाकात। दिन था मंगलवार। नागपुर का मौसम सामान्य था, लेकिन आरएसएस मुख्यालय में गतिविधियां असामान्य रूप से तेज थीं। नागपुर के हेडगेवार भवन के अंदर कुछ विशेष हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मोहन भागवत से मिलने पहुंचे थे। आधिकारिक रूप से यह मुलाकात सामान्य विचार विमर्श के रूप में पेश की गई, लेकिन सूत्र कुछ और ही कह रहे थे। बताया जा रहा था कि यह बैठक अचानक नहीं थी, इसकी तैयारी हफ्तों से हो रही थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, उस समय नागपुर में संजय जोशी पहले से ही मौजूद थे। अध्याय 2, संजय जोशी की वापसी की आहट। संजय जोशी एक ऐसा नाम जिसे बीजेपी की जड़ों से जोड़ा जाता है। संगठन के भीतर काम करने का उनका तरीका, कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता और निस्वार्थ छवि ने उन्हें एक अलग पहचान दी थी। लेकिन 2012 के बाद उनका राजनीति से लगभग सफाया हो गया था और माना जाता है कि इसका कारण नरेंद्र मोदी से उनकी टकराहट थी। अब एक दशक बाद संजय जोशी की वापसी की खबरें जोर पकड़ रही हैं। नागपुर में उनकी मौजूदगी, फिर अगले दिन मोहन भागवत से उनकी बंद कमरे में बैठक और उसके बाद की चुप्पी, यह सब कुछ बड़ा संकेत दे रहा था। अध्याय 3, शाह की शक्ति पर सवाल। बीजेपी के मौजूदा रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की भूमिका पार्टी में सर्वोच्च रही है, लेकिन संजय जोशी जैसे संगठन के दिग्गज की वापसी होती है तो शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। सूत्रों की माने तो आरएसएस के एक वर्ग को हाल के वर्षों में पार्टी के कॉर्पोरेट झुकाव में असंतोष रहा। उनका मानना है कि पार्टी अपनी मूल विचारधारा से दूर जा रही है। ऐसे में संजय जोशी जैसे नेता की वापसी से पार्टी का रूट कनेक्शन फिर से जुड़ सकता है, लेकिन ये वापसी अमित शाह के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। अध्याय 4, रणनीति या दबाव। मोदी और भागवत की बैठक के बाद बीजेपी की अंदरूनी गलियारों में खलबली मच गई है। 2 दिन बाद दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक अनौपचारिक बैठक हुई। इसमें चर्चा का मुख्य बिंदु था, अगर संजय जोशी पार्टी में वापस आते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी। कुछ नेता उनके संगठन कौशल से उत्साहित थे, लेकिन कुछ चिंतित भी थे, विशेषकर वे जो मौजूदा व्यवस्था में ताकतवर हैं। अध्याय 5, जोशी की चुप्पी और उसका अर्थ। संजय जोशी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनकी चुप्पी भी एक बयान है। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि वह मिशन मूड में हैं और जल्द ही कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है, संभवतः मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश जैसे किसी बड़े राज्य में संगठन की कमान। अध्याय 6, क्या मोदी जोशी समीकरण बदल रहा है। बीते वर्षों में नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के संबंधों में तनाव साफ देखा गया था, लेकिन हाल के घटनाक्रमों से यह प्रतीत होता है कि शायद दोनों नेताओं ने अब एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। मोहन भागवत की भूमिका इसमें निर्णायक रही है। उनका मानना है कि 2029 की तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए और उसके लिए संगठन की ताकत को फिर से जीवंत करना जरूरी है, और संजय जोशी इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति माने जा रहे हैं। अध्याय 7, आरएसएस का दखल। आरएसएस, जो अब तक राजनीतिक घटनाओं से खुद को अलग रखता आया है, इस बार स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करता दिख रहा है। भागवत ने न केवल मोदी से जोशी को लेकर बात की, बल्कि जोशी को बुलाकर स्पष्ट संकेत दे दिया कि अब समय आ गया है। अध्याय 8, शाह बनाम जोशी, 2025 की कहानी। राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता, लेकिन प्रतिस्पर्धा हमेशा रहती है। यदि संजय जोशी वापस आते हैं और उन्हें बड़ी भूमिका मिलती है तो अमित शाह के अधिकार क्षेत्र में कमी हो सकती है। सूत्रों की माने तो शाह इस घटनाक्रम से पूरी तरह खुश नहीं हैं, लेकिन वे खुलकर इसका विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसे संगठन विरोधी माना जाएगा। अध्याय 9, जनता की नजर में संजय जोशी। आम कार्यकर्ताओं में संजय जोशी की एक अलग छवि है। खासकर बीजेपी के पुराने और निचले स्तर के कार्यकर्ता आज भी उन्हें अपना नेता मानते हैं। अगर उन्हें दोबारा कोई बड़ी भूमिका दी जाती है तो इससे पार्टी में नीचे तक ऊर्जा आ सकती है। अध्याय 10, आगे क्या। अब सवाल यही है कि क्या अमित शाह की ताकत में कटौती होने जा रही है। क्या संजय जोशी की वापसी का असर 2029 के चुनावों तक दिखेगा। क्या मोदी और जोशी के बीच नया समीकरण बीजेपी के भविष्य को नया आकार देगा। इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे, लेकिन एक बात तय है, बीजेपी के अंदर एक बड़ा बदलाव आने वाला है और संजय जोशी उनका केंद्र बिंदु होंगे। राजनीति में जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है और जो होता है वो हमेशा दिखता नहीं है। संजय जोशी की वापसी एक महज संकेत नहीं, एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। क्या अमित शाह की शक्ति में कमी आने वाली है?
क्या आरएसएस अब सीधे बीजेपी में नेतृत्व तय करेगा? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं भविष्य की राजनीति में, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। संजय जोशी जो हैं, उनको लेकर के बहुत चर्चाएं हुई, नाम इतना उठा बहुत ज्यादा, और ये वो नाम है कि पूरे आरएसएस के हर व्यक्ति को स्वीकार कर ले नरेंद्र मोदी, लेकिन इस व्यक्ति को अपने साथ सिस्टम में आने कभी नहीं देंगे। क्या इसी तरह के कोई नाम ने जोर मारा है? क्योंकि आरएसएस में भी संजय जोशी के नाम की चर्चा अच्छी खासी हुई है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए या महामंत्री की पोजीशन के लिए इस तरह से करके संजय जोशी को वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में लाया जाए। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से, जब से ये अंदर ये जो फेविकोल की मैं बात कर रही हूँ, जो भागवत जी के पास मिलने गए हैं मोदी जी, कुछ टाइम से चीजें फिर से वापस दबने लगी हैं। तो क्या संजय जोशी के नाम से इतना डर हुआ कि वो पहुंच गए हैं हेडक्वार्टर, वहां पर हाथ जोड़कर आज मिल रहे हैं मोहन भागवत से, वहां सर नवा रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जिसको मोदी और अमित शाह स्वीकार करेंगे। पर और अमित भारतीय शाह तो जनता पार्टी का खट्टर का नाम आया था आरएसएस से, और खट्टर भारतीय के नाम जनता को पार्टी में लेके में अभी अधूरी बात हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो मोदी और अमित शाह को या टॉप लीडरशिप को स्वीकार हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा जो संघ को भी स्वीकार होगा। ये आपस की स्वीकार्यता का सवाल है। एक दूसरे पर नाम थोपने के बजाय एक दूसरे के नामों को एक्सेप्ट करने का सवाल है शायद। मतलब सबको चलना चाहिए, आरएसएस को भी, अमित शाह को भी, नरेंद्र मोदी को भी, सबको स्वीकार होना चाहिए तभी बनेगा। और जिस दिन ऐसा कौन सा अगर नाम ऐसी अस्वीकार्यता आई तो दो फाड़ होंगे लोग। ओके, ये कैडर है, बीजेपी का एक कैडर है, दो संघ एक फाड़ कैडर तब नहीं हो जाएगी जब है। एक व्यक्ति को चुनेंगी और दोनों ही अपनी मर्जी से उससे काम करवाना चाहेंगे, आरएसएस इसीलिए भी तो और वो बीजेपी भी। ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनने में इतनी देरी हुई है। कुछ तो ऐसा कौन कुछ सा चाणक्य बुद्धि लेकर आएंगे जो दोनों को संभाले तराजू में बराबर तरीके से? मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जब जब कोई पार्टी सत्ता में होती है, जब जब कोई पार्टी सत्ता में होती है, तो मैं आपको नवभारत टाइम्स के बहुत पुराने राजेंद्र माथुर एडिटर रहे हैं। उन्होंने जब जनता दल की सरकार थी तब एक एडिटोरियल लिखा था जी, और वो एसआर बोम्मई के बारे में था जो जनता दल के अध्यक्ष बनाए गए थे। उनका कहना ये था कि किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को ऐसे अध्यक्ष की जरूरत होती है जो भोंदू हो। और अच्छा, उस एडिटोरियल का शीर्षक ही था भोंदू अध्यक्ष। तो भोंदू अध्यक्ष ढूंढेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस समय इन लोगों को भोंदू की तलाश है, लेकिन सिंबलिज्म ये है कि अगर प्रधानमंत्री का लेवल का आदमी हमारे पास है तो वो किसी भी पार्टी का अध्यक्ष एक प्रधानमंत्री के लेवल पर पहुंच जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री से के कद के बराबर ना हो, लेकिन उससे उसके उसके साथ खड़े होने लायक तो हो, कोई ऐसा अध्यक्ष चाहिए। ऐसे में मैंने फिर कह रहा हूं कि ना सवाल ओबीसी का है, ना दक्षिण का है, ना उत्तर का है। सवाल ये है कि ना महिला का भी नहीं, जो भी बनेगा वो अध्यक्ष। हमारे देश में तो व्यक्ति का ऐसा है कि जिस पत्थर को भी आप मंदिर में जिस टेढ़े मेढ़े किसी को भी रख दीजिए, हम तो पूछने लग जाते हैं उसको। तो एक लीडर का है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि ये चाहती हो कि ये सिंबलिज्म में सिमट जाए और अध्यक्ष सांकेतिक हो, जबकि संघ का कहना ये होगा कि अध्यक्ष सांकेतिक ना हो, वो एक पावरफुल सोचने समझने वाला, चीजों को संचालित करने वाला हो, क्योंकि हमें अगले 10 साल के और आगे देखना है। अच्छा, मतलब तेज दिमाग अब का आप चाहिए। दिल, दिमाग, लीडरशिप, कैलिबर, कद्दावर, और प्रधानमंत्री को टक्कर ना दे सके, ऐसा भी तो चाहिए होगा ना। ऐसे में अब जो व्यक्ति जो सोचने समझने वाला हो, कद्दावर हो, संगठन को चलाने वाला हो, जिसकी रौब हो, जो जिसको देख के पार्टी में कहे कि हाँ ये व्यक्ति है जो जिसको नमन करना चाहिए, तो वो किसी भी रूप में हर किसी के लिए खतरा तो होता ही है। पता नहीं कब, अभी तक तो दिमाग ठीक है, लेकिन कुर्सी पर आके क्या बिहेव कर सकता है।
जी। ये खतरे, ये पॉलिटिक्स में ये खतरे बहुत बड़े होते हैं। अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए न सिर्फ अपने को साधना पड़ता है, बल्कि पार्टी को साधना, विपक्ष को साधना, देश को साधना, ये आसान काम थोड़ी है। लेकिन उसके साथ-साथ पावर सेक्टर में अपनी ताकत को साधना, मेरे हाथ में कितनी है, उनके हाथ में कितनी है, बहुत अपॉइंटमेंट्स कौन किसको मिल रहे हैं, टेंडर किसको मिल रहे हैं। गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर चले गए हैं, ज़्यादा बिज़नेसमैन इधर-उधर से आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इश्यू बन के अब सामने आ रही हैं धीरे-धीरे करके। तो जहाँ पर महाराष्ट्र का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश ये करते हैं, वहाँ गुजरात का बढ़ता चला गया। यानी कि मोदी जी जो हैं वो गुजरात ड्रिवन हो गए, जबकि संघ जो है वो महाराष्ट्र ड्रिवन रहा है एक तरह से सिचुएशन। तो ये भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना यहाँ पर सर। मुझे लगता है कि जो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बना रही है, वो गुजरात और महाराष्ट्र का नहीं बना रही है। वो अध्यक्ष भारत का बना रही है, अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष का सवाल है। उसमें लीनिंग्स कितनी हो, अ, जब भी ये सवाल आता है जैसे कि दक्षिण भारत का अध्यक्ष होगा, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हम लोग बहुत तोड़-तोड़ कर पार्टी को देखना चाहते हैं। अगर दक्षिण का अध्यक्ष बना के क्या कहना हम संकेत देना चाहते हैं कि अब हमने उत्तर भारत में बोरियां समेटने का निर्णय लिया है और दक्षिण की सीटें ही हमारी फोकस में है। इतना खतरा तो बीजेपी नहीं लेगी कि अपनी जमाई जो जड़ें हैं उनको उखाड़ के कहीं और लगाए, ऐसी जगह लगाए जहां पर अभी उगने की कोई संभावना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भले ही साउथ का बना ले, लेकिन उसका कंसिडरेशन ये नहीं होगा कि ये दक्षिण में जड़ें जमाने के लिए। उसका कंसिडरेशन ये हो सकता है कि वहाँ एक कोई कद्दावर नेता सामने आ गया है, जो हमारे अनुकूल भी है, संघानुकूल भी है, मोदी और शाहानुकूल भी है। लेकिन वो अनुकूलन तो होना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।